Good morning, students. Today we will start the human eye and the colorful world. There is a topic related to prism. सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये प्रिज्म होता क्या है। देखिए, प्रिज्म मेरे हाथ में एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है प्रिज्म। ये कुछ इस तरीके का होता है ना। तो इस प्रिज्म को हम लोग कंसीडर करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जो इसका इस तरफ वाला सरफेस होता है इसको कहते हैं इंसिडेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये जो दूसरा होता है ये होता है इमर्जेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराई जाती है, यहाँ से लाइट इमर्जेंट होती है। और किस तरीके से लाइट इमर्जेंट होती है, देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर लाइट वन मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वो अपने पाथ से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल रिफ्रैक्ट होती है या अवे फ्रॉम नॉर्मल रिफ्रैक्ट होती है। तो हम आपको इसमें पहले प्रिज्म की एक डिफिनीशन है, इसको आप क्लियर कर लीजिए कि प्रिज्म इज़ मेड अप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम अभी मैंने आपको दिखाया, ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है, बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस। ये दो प्लेन सरफेस इसमें होते हैं, इंक्लाइंड एट एन एंगल, और दोनों के बीच में एक एंगल होता है जिसे हम लोग प्रिज्म एंगल भी कहते हैं, प्रिज्म एंगल भी कहते हैं। तो ये तो प्रिज्म की डिफिनीशन हो गई। अब व्हेन ए वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, जैसे मान लीजिए कि हम एक लाइट इंसिडेंट करते हैं प्रिज्म पर, तो ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें नॉर्मल कहाँ होगा? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना होता है जिसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। तो हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये जो नॉर्मल है इसके साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। देखिए, बाहर का मीडियम एयर है, इसका मीडियम ग्लास है, तो डेंसर कौन होगा? ये डेंसर मीडियम है, बाहर वाला मीडियम रेयर है। तो डेंसर मीडियम में जब लाइट अंदर जाती है तो वो रिफ्रैक्ट होकर के नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। मतलब ये लाइट सीधा जाना चाहिए लेकिन ये सीधा जाती नहीं है, ये इस नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है, थोड़ा सा झुक जाती है। तो हम ज़्यादा ना झुका करके थोड़ा सा ही झुकाते हैं। ये देखिए झुक गई। जो हमारी लाइट जा रही है वो थोड़ा सा झुक गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। अब यहाँ से लाइट को फिर इमर्जेंट होना है, निकलना है। तो होता ये है कि हमें यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। तो हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ये जो हमने नॉर्मल ड्रा किया है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रा किया है। तो क्योंकि इधर का मीडियम बेटा डेंसर है और बाहर का मीडियम रेयर है,
ये मीडियम डेंस है, इधर वाला मीडियम रेयर है। तो जब डेंस मीडियम से रेयर में हम जाते हैं तो नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, रिफ्रैक्शन होता है। तो बेटा नॉर्मल तो इस तरफ है, ईमानदारी से इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा झुक जाएगा, ये थोड़ा सा झुक जाएगा। तो प्रिज्म में कभी भी जो रिफ्रैक्शन होता है ये 2 टाइम्स होता है। लाइट यहाँ से इंसिडेंट करती है, फिर इसके बाद लाइट यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रैक्ट होती है, फिर लाइट ऐसे करके रिफ्रैक्ट होकर के थोड़ा और झुक जाती है। तो ये तो रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा पॉइंट हो गया। इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द मीन डिविएशन। तो देखिए मीन डिविएशन बनेगा कैसे। जब हम इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करते हैं और इमर्जेंट रे को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करते हैं और इमर्जेंट रे को बैक करते हैं, तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म होता है। ये देखिए छोटा सा एक एंगल फॉर्म होता है, इसी को कहते हैं मीन डिविएशन। मीन डिविएशन, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये मीन डिविएशन है। अब आता है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा है, व्हेन ए लाइट इंसिडेंट ऑन वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म the light disperses into 7 constituent colors। वाइट लाइट जब इंसिडेंट कराई जाती है तो यहाँ से जो इमर्जेंट लाइट होती है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर हमको 7 कलर्स डिस्पर्स हो करके मिलते हैं, और ये 7 कलर्स कौन से होते हैं, विबग्योर। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red। तो प्रिज्म का डायग्राम तो ये है। अब हम आपको ये बताते हैं कि डिस्पर्सन कैसे होता है, लाइट का डिस्पर्सन 7 कलर्स में ये डिवाइड कैसे होते हैं। इसको बताने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो 7 कलर्स निकल रहे हैं सब का डिविएशन, मीन डिविएशन अलग अलग होता है। हर कलर्स का मीन डिविएशन अलग अलग होता है, क्योंकि जब यहाँ से 7 कलर निकलेंगे तो 7 कलर अलग अलग डिविएशन देंगे ही, है ना। अभी अगले फिगर में आपको वो क्लियर हो जाएगा कि सबका डिविएशन अलग अलग क्यों होता है। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट इन ए प्रिज्म। देखिए हमने एक प्रिज्म लिया है, प्रिज्म में वाइट लाइट को जब इंसिडेंट कराया जाता है तो ये वाइट लाइट प्रिज्म के अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं, जिसमें हमें सबसे नीचे जो कलर मिलता है वो वायलेट मिलता है, और सबसे ऊपर जो कलर मिलता है वो रेड मिलता है। तो एक चीज़ हम आपको देखिए मीन डिविएशन बताए थे। मीन डिविएशन जो कलर सबसे ऊपर मिल रहा है वो कलर
का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फॉर द ग्लास, रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा लीस्ट होता है। ठीक है, और जो सबसे नीचे कलर हमको मिल रहा है वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो इससे हम ये जानते हैं, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही ये जानते हैं कि हमारा मीन डिविएशन किस कलर का लीस्ट होगा और किस कलर का मैक्सिमम होगा। तो जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीस्ट होता है उसी कलर के लिए मीन डिविएशन भी लीस्ट होगा। वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है, तो वायलेट कलर के लिए मीन डिविएशन भी मैक्सिमम होगा। मीन डिविएशन अभी मैंने इससे पहले ही आपको बताया कि मीन डिविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये नीचे 7 कलर्स दिए गए हैं। 7 कलर्स में हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो किस कलर की जो लाइट है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, किसका मिनिमम होता है। वाइट लाइट 7 कलर से मिलकर के बनती है। ठीक है, तो जो वायलेट कलर होता है इसकी वेवलेंथ, ये हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, इसकी वेवलेंथ 4 × 10⁻⁻7 मीटर होती है, जबकि रेड कलर की वेवलेंथ 7 × 10⁻⁻7 मीटर होती है। और इसको हम लोग 7000 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। एंगस्ट्रॉम लेंथ का ही एक यूनिट है। एंगस्ट्रॉम ए के ऊपर एक छोटा सा गोला बना देते हैं तो वो एंगस्ट्रॉम हो जाता है, और ये आपका हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ की जब बात की जाती है तो बेटा मीटर में नहीं लिख करके एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है या तो माइक्रोन में लिखा जाता है ना। इसलिए आगे चल करके आप ये जानेंगे कि ये एंगस्ट्रॉम ही यूज किया जाएगा वेवलेंथ के लिए। अभी तो आप लोग मीटर जानिए। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, किस कलर की, वायलेट की। सबसे ज़्यादा रेड की। ठीक है, तो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उस कलर की स्पीड भी मैक्सिमम होती है। उस कलर की स्पीड, उस कलर के लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। और यहाँ पे वॉयलेट का वेवलेंथ कम है, इसलिए इसकी स्पीड मिनिमम होगी। ठीक है, ये जो 7 कलर्स हम देख रहे हैं ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर हमको मिलते ही हैं, लेकिन इसमें 3 कलर ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक तो रेड और एक येलो और एक ब्लू। ब्लू, येलो और रेड, ये 3 कलर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और इन्हीं तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ग्रीन से रिलेटेड भी उतना नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा जो इन 7 कलर्स में से 3 कलर्स होते हैं ये हम आइडेंटिफाई आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि डिस्पर्सन हमने जाना, अब हम कुछ एप्लीकेशन जानेंगे कि वो कैसे काम करते हैं।
एक एप्लीकेशन है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बाय डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, इसको जानने के लिए हमें ये 3 टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है। पहला रिफ्रैक्शन, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर ये तीनों पॉइंट अगर हम समझ जाते हैं तो हम ये रेनबो का जो फॉर्मेशन है ये हमको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए रिफ्रैक्शन में हम आपसे कंसीडर केवल ये कर रहे हैं कि अगर हमारा एक सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो मान लीजिए हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल कंसीडर किया और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर का मीडियम डेंस है और नीचे का मीडियम रेयर है। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमेशा रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर का मीडियम, मतलब जहाँ लाइट इंसिडेंट हो रही है वो मीडियम डेंस होना चाहिए और नीचे वाला मीडियम रेयर होना चाहिए। जहाँ लाइट इमर्जेंट हो रही है वहाँ पर रेयर होना चाहिए। देखिए जब भी कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ये सीधे नहीं जाएगी, ये सीधा नहीं जाती है, बल्कि ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर एंगल आई अगर बन रहा है तो यहाँ पर जो एंगल आर बनेगा वो आई से बड़ा होगा, वो आई से बड़ा होगा। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे स्नेल लॉ ने ये बताया था कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, स्नेल लॉ ने बताया था। मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर हम ये इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल आई बन रहा है, अगर हम इसको बढ़ाते जाए, आई को बढ़ाते जाए, तो क्या ये आर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आर बढ़ेगा। अच्छा आई को हम इतना बढ़ा दें कि ये आर तुम्हारा 90 डिग्री पे बनना स्टार्ट कर दे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। देखिए दूसरा फिगर कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए ये नॉर्मल है, ऊपर का मीडियम डेंस है, नीचे का मीडियम रेयर है। अगर हमने आई एंगल बढ़ा दिया, मान लीजिए आई एंगल हमने बढ़ा करके इतना कर दिया, अब ये जो एंगल आई है ये इससे ज़्यादा है, तो जो ये आर बन रहा है, अगर ये आर 90 डिग्री पर बने, मतलब ये आर जो है ना, ये आर 90 डिग्री पर बनता है, तो इस एंगल आई को ही क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब हम जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमको ये जानना है कि अगर हम एंगल आई को थोड़ा और बढ़ा दें तो क्या ये आर थोड़ा और नहीं बढ़ जाएगा, मतलब 90 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। भाई यहाँ पर हमने क्या देखा,
पहले फिगर में एंगल आई से ये एंगल आर बड़ा बन रहा है, तो हम जब एंगल आई को थोड़ा और बढ़ाएं तो क्या ये आर 90 डिग्री बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अगर बन सकता है तो ये एंगल आई क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल आई को थोड़ा और बढ़ा दीजिए, तो ये जो आर की वैल्यू है थोड़ा और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है अगर हमने आई को थोड़ा और बढ़ा दिया, इससे और ज़्यादा बना दिया, मान लीजिए इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ऐसे बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो एंगल आई बन रहा है ये इससे बड़ा है, तो यहाँ पर जो हमें एंगल आर मिलेगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलेगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलेगा। तो हमने ये देखा कि जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी मीडियम में लाइट इमर्जेंट भी हो रही है, रिफ्रैक्ट भी हो रही है। तो जब एक ही मीडियम में लाइट इंसिडेंट होने लगे और एक ही मीडियम में लाइट रिफ्रैक्ट होने लगे, लेकिन सरफेस हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, तब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो जब हम ये तीनों जान चुके हैं, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बाय डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो बाय डिस्पर्सन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों ये आप जानते होंगे कि जो रेनबो होता है ये बारिश के मौसम में ही दिखाई देता है। तो बारिश के मौसम में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो डेंसर होता है, डेंसर देन अदर सीजन। दूसरे सीज़न में हमारा एटमॉस्फेयर उतना डेंस नहीं होता है, लेकिन आपका रेनी सीज़न में हमारा एटमॉस्फेयर डेंस क्यों होता है? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर पाए जाते हैं, तो मान लीजिए हम एक ड्रॉप की बात करते हैं, मान लीजिए हम एक ड्रॉप की बात करते हैं। हालांकि एटमॉस्फेयर में एक ड्रॉप नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ड्रॉप्स होते हैं। तो सन से जो लाइट आती है वो वाइट लाइट, 7 लाइट मिल करके वाइट लाइट बनता है, और वही वाइट लाइट वाटर ड्रॉप पर पड़ते हैं। तो जैसे ये वाटर ड्रॉप पर ये लाइट पड़ती है तो क्या होता है? देखिए यहाँ का मीडियम क्या है? रेयर, मतलब मीडियम एयर है, तो एयर को हम रेयर लेंगे, और ये वाटर ड्रॉपलेट है मतलब पानी है, तो इसका मीडियम कंपेयर टू एयर क्या होगा? डेंसर होगा। तो ये लाइट सीधा नहीं जाएगी, ये लाइट सीधा नहीं जाएगी। जाना तो चाहिए भाई, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन लाइट की एक प्रॉपर्टी और है कि लाइट रिफ्रैक्ट भी करती है जब मीडियम चेंज हो जाए। तो ये थोड़ा सा रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ये देखिए थोड़ा सा रिफ्रैक्ट कर जाएगी। रिफ्रैक्ट करने के बाद ये अंदर ही ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब एक ही मीडियम में, अभी आपने क्या पढ़ा था, एक ही मीडियम में लाइट आ भी रही है लौट भी रही है, तो उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये लाइट बेंड होकर के अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है,
और इसके बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक, तो ये 7 कलर्स मिलते हैं, 2 3 4 5 6 7 कलर्स मिलते हैं। और ये 7 कलर ही हमको रिफ्रैक्ट होकर के हमारी आँखों पर दिखाई देते हैं। हमारी आँखों पर ये रिफ्रैक्ट होकर के दिखाई देते हैं। तो इस पॉइंट पर हमारा हो रहा है रिफ्रैक्शन। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। और इस पॉइंट पर क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रेनबो कैसे बनता है, तो रेनबो रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही बनता है। ठीक है। और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के ये 7 कलर हमारी आँखों पर पड़ते हैं तो हमें रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो सन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही दिखाई देगा, सन के डायरेक्शन में नहीं दिखाई देगा। अब ऐसे ही एक एप्लीकेशन और है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिफिनीशन इज व्हेन ए लाइट पास थ्रू एयर। जब लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो उसके रास्ते में कौन कौन पड़ता है? उसके रास्ते में एयर मॉलिक्यूल्स पड़ते हैं, डस्ट पड़ता है, स्मोक पड़ता है, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं। तो जब भी आप, जैसे मान लीजिए आप ही कहीं जा रहे हो तो आपके रास्ते में कई आपके दोस्त पड़ जाते हैं, है ना? तो वो आपके रास्ते में क्या पैदा करते हैं? बाधा पैदा करते हैं, है ना? वो आपको सीधे नहीं जाने देते हैं। तो होता ये है कि मतलब इनके या तो फ्रेंड हैं या तो इनके दुश्मन हैं। तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर कुछ दूर तक ही तो है। ये एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में आपको क्या क्या मिल रहा है? एयर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, डस्ट मिल रहा है, स्मोक मिल रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स मिल रहे हैं। अच्छा, इनकी संख्या थोड़ी तो है नहीं, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है। तो जब भी कोई लाइट इनसे टकराती है, अगर मान लीजिए हम सनलाइट की ही बात करते हैं, ये सनलाइट इन 4 चीज़ों से जब टकराती है तो ये क्या करते हैं? बिखेर देते हैं, लाइट को छटक देते हैं, है ना, फैला देते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो वाइट लाइट होती है ये 7 कलर से मिलकर के बनी हुई है। वो 7 कलर कौन कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो स्कैटरिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि किस कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, तो वायलेट कलर की स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है। वायलेट कलर जब इन डस्ट पार्टिकल्स से टकराता है तो वो ज़्यादा बिखर जाता है, फैल जाता है। ठीक है। लेकिन जो रेड कलर होता है उसकी स्कैटरिंग कम होती है, वो ज़्यादा नहीं बिखरता है, थोड़ा सा बिखरता है ना।
तो इस तरीके से स्कैटरिंग का मतलब ये होता है कि बिखर जाना। 7 कलर्स इन द फॉर्म ऑफ वाइट लाइट जब इंसिडेंट करते हैं और इन पार्टिकल से टकराते हैं तो टकराने के बाद बिखरने का जो प्रोसेस है उसी को ही हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाई स्काई लुक्स ब्लू। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका रीज़न आप लोग लिखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें 1 नंबर में इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3 नंबर में पूछा जा रहा है तो इसको आपको डिफाइन भी करना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। और ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है। ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। और इसी एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट, स्मोक, एयर मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें आपको इसी एटमॉस्फेयर में ही मिलेंगी, है ना। अब ये है सन। सन से जो लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, तो ये लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी तो ये इंटर करने के बाद इन्हीं पार्टिकल्स से स्कैटर होगी। क्या होगी, इन्हीं पार्टिकल से स्कैटर होगी। और स्कैटर होने के बाद देखिए 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर। 7 कलर्स में VIBGYOR ये 7 कलर्स होते हैं। लेकिन जो वायलेट होता है, वायलेट कलर जो होता है, उसकी स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है। वायलेट कलर की स्कैटरिंग मैक्सिमम होती है और रेड कलर की स्कैटरिंग मिनिमम होती है। मतलब वायलेट के बाद जितने भी कलर हैं उनकी स्कैटरिंग मिनिमम होती है। तो होता ये है कि जो हमारे आँखों तक जो लाइट पहुँचती है वो वायलेट कलर ज़्यादा पहुँचती है। हमारे आँखों पर जो लाइट पहुँचेगी वो वायलेट कलर ज़्यादा पहुँचती है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया है कि ये जो 7 कलर्स होते हैं, इनको, इनमें से हम 3 कलर रेड, येलो और ब्लू, इन 3 कलर्स को हम आइडेंटिफाई आसानी से कर पाते हैं। तो ये जो वायलेट कलर की बात कर रहे हैं इसको आप कंसीडर कर सकते हैं ब्लू कलर से, ठीक है। तो हमारी आँखों में वायलेट कलर स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से वायलेट कलर हमारे आँखों पर पहुँचेगी और हमें ये पूरा पोर्शन कैसा दिखाई देगा, ब्लू। यही कारण है कि स्काई हमको ब्लू दिखाई देता है।